सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालय। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। पूरा चैप्टर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, स्मूथ तरीके से समझा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। नोट्स आपको यहीं से छाप लेना है, क्योंकि इसका टेलीग्राम पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ज्यादातर चीजें हम लिख के नहीं लाए हैं, इसीलिए तुमको यहाँ से सीधा लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब तुम केमिकल रिएक्शन पढ़ना शुरू करते हो तो उससे भी पहले तुमको ये समझना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ना है तुमको एक्चुअली। तो उससे भी पहले तुम ये समझो कि केमिकल रिएक्शन बोलते किसको है, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक या दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और वो कोई तीसरा सब्सटेंस बना देते हैं। जो एक या दो सब्सटेंस शुरू में मिल रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट बोला जाता है। तो वो हो गया रिएक्टेंट, और उनके मिलने से जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट। इस बात को कैसे समझा जाए? तो ऐसे समझा जाए कि मान लो कि ये है ए मिल गया तुम्हारा बी से और मिलके बना दिया क्या? सी। तो यहां पे तो तुम्हारा ए और बी है, ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और सी क्या हो गया तुम्हारा? प्रोडक्ट हो गया। आया समझ? ठीक है। क्या होता है रिएक्टेंट? क्या होता है सर? जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, रॉ मटेरियल की तरह जो रॉ पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, उसको क्या बोल देते हैं? रिएक्टेंट बोल देते हैं। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो कुछ बनता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट मिलता है और प्रोडक्ट बनाता है। मतलब कोई चीज मिलता है और कोई नया चीज बनता है। इसमें ये ध्यान रखने वाला बात है कि ए और बी का जो कैरेक्टर होगा उससे सी का कैरेक्टर बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब ये बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बनता है। जो सी बनेगा एकदम ही अलग टाइप का चीज बनेगा, ये कहीं तुमको देखने को ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो रिएक्टेंट क्या होता है सर? रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल चेंजेस में जाता है, मतलब जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होता है, जिसमें केमिकल चेंज हो रहा होता है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं बउआ। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जिसका फॉर्मेशन होता है जब रिएक्टेंट मिलता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट होता है। और रिएक्टेंट के मिलने से जो बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। आ रहा है समझ में? इसमें कोई दिक्कत है? रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनता है। कोई अगर तुमसे पूछता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्टेंट के टाइप का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उसके जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। उससे बिल्कुल अलग होगा? हाँ होगा। उससे बिल्कुल उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब अलग होगा? हाँ होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब हर चीज में प्रोडक्ट जो होता है रिएक्टेंट के जैसा नहीं होता है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तुमको एक चीज समझाते थे, चलो ऐसे समझो। ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि एक रिएक्टेंट है HCl। एक क्या है? HCl। इसका रिएक्शन करा दिए NaOH। इससे करा दिए NaOH। तुमको मालूम है कि HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है बाबू? एसिड है। वहीं पे NaOH जो है ये क्या है? बेस है। तो एक तो एसिड हो गया, ये क्या हो गया? बेस हो गया। अगर ये एसिड है, ये बेस है, और जब रिएक्शन होगा, क्या होगा? रिएक्शन होगा तो ये क्या बना देगा? देखो, यहां से तुमको कभी भी रिएक्शन कराने में एक बात याद रखना है कि कुछ प्लस में टूटेगा, कुछ माइनस में टूटेगा। समझ में आया? जो ज्यादा नॉन मेटल होगा, मतलब ये तुम ये भी ना समझो, सुनो, तुमको याद रखना है कुछ चीजें माइनस में जाती हैं। बार बार जो हम माइनस में भेजेंगे उसको तुम रट के रख लोगे कि ये माइनस में जाएगा। तो यहां देखो, H हमेशा प्लस में आएगा। एसिड का क्या मतलब है? जो प्लस देता है। तो यहाँ पे H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। उसी तरीके से Na सोडियम है। सोडियम क्या होता है? मेटल होता है, और मेटल हमेशा प्लस में रहता है। तो सोडियम रहेगा प्लस और OH रहेगा माइनस में। वैसे भी ये बेस है ना, बेस OH माइनस देता है। बेस क्या देता है? OH माइनस। तो इसका OH माइनस इसके H प्लस से रिएक्शन कर जाएगा। बात समझ रहे हो? इसका OH माइनस, इसका Cl माइनस, इसके Cl माइनस बोल दिया, इसका H प्लस, इसका H प्लस। देखो रुक जाओ, पेन चेंज कर दे, तुमको और समझ में आएगा, है ना? रुक जाओ, ये लो, हम बोल रहे ये H प्लस जो है इसके OH माइनस से रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ रहा है? और क्या बना देगा तुम्हारे लिए? ये तुम्हारे लिए बना देगा, हाँ, ये तुम्हारे लिए बना देगा H2O। लेकिन अभी H2O नहीं बना। देखो, इधर से Cl और इधर से N, क्या बन गया? NaCl। और क्या बन गया सर? H2O बन गया। और क्या बन गया? H2O बन गया। अब जादू वाला बात ये है कि ये एसिड था, ये बेस था, और ना ये एसिड है ना ये बेस है।
प्रोडक्ट क्या बन गया है, सॉल्ट है। प्रोडक्ट क्या है सर, सॉल्ट है। ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब ये हम नहीं चाहते थे लेकिन ये बना है, हम नहीं चाहते थे लेकिन ये बना है, तो ये बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट वो नहीं है, ये मेन प्रोडक्ट है सॉल्ट। बात समझ में आ रहा है? तो इसका कोई भी प्रॉपर्टी इन दोनों के प्रॉपर्टी से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एसिड अलग होता है, बेस अलग होता है, सॉल्ट उन दोनों से बहुत अलग होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, रिएक्टेंट। ये क्या है, प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है कि सर केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि केमिकल रिएक्शन तो होता है, केमिकल चेंज कराते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा ना तुमको कि फिजिकल चेंज क्या होता है। अगर तुम फिजिकल चेंज समझोगे तो केमिकल चेंज भी ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम समझेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। कहीं भी कुछ भी चेंज होता है तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। फिजिकल चेंज देखते हैं। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, किसी भी तरीके का नया सब्सटेंस फिजिकल चेंज में नहीं बनता है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक कागज है, इस कागज को हम फाड़ दिए, तो इसमें क्या है, फिजिकल चेंज हुआ है। बस ये देखो, साइज पहले बड़ा था अब छोटा हो गया है, और कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। इसका कोई सब्सटेंस चेंज हो गया, जैसे कि ये पहले था फाड़े जब तो कागज था, अब फाड़े हैं तो लोहा बन गया है, ऐसा कुछ हुआ है? ये फिजिकल चेंज है। ये जो फाड़े हैं ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका हो सकता है लेंथ, ब्रेथ या हाइट वगैरह कम ज्यादा हो जाए, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उसका शेप चेंज हो सकता है, जैसे कि फाड़े का शेप चेंज हुआ ना, या साइज चेंज हो सकता है, या उसका स्टेट चेंज हो सकता है, और कुछ नहीं। जैसे कि आइस है, अब सोचो 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 सोचो, आइस है, अब आइस से हम चेंज कर दिए आइस को वाटर में, क्या चेंज हुआ, फिजिकल हुआ कि केमिकल हुआ? फिजिकल चेंज है सर। क्या हो गया, शेप चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है। क्या पानी, यहाँ भी H2O लिखेंगे, आइस को भी H2O लिखते हैं, बोलो ना, और कुछ थोड़ी लिखते हैं, और इसको भी H2O ही लिखते हैं, कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। केमिकल केमिकल सारा इसका सेम ही है। बात समझ में आ रहा है? तो आइस से वाटर बना देना कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली उसका स्टेट चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है सर, स्टेट। स्टेट का क्या मतलब है, स्टेट का मतलब होता है कि उसका जो पहले रूप था उस रूप से दूसरे रूप में चला गया। स्टेट, 3 स्टेट पढ़े हो तुम, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैस स्टेट। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चला गया, तो थोड़े कोई चेंज हुआ है। ठीक है, ये चेंज जो होता है जनरली रिवर्सिबल होता है, ज्यादातर केस में रिवर्सिबल होता है। कागज हम जो फाड़े थे वो रिवर्सिबल नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर केस में रिवर्सिबल होता है। जैसे आइस से वाटर बना दिए तो फिर वाटर से आइस भी तो बना सकते हैं, तो रिवर्सिबल है ना, तो ये रिवर्स हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद से इसमें चेंज जो होता है उसका नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता। यहाँ देखो केमिकल कंपोजिशन, ये H2O है, ये भी H2O है, केमिकल चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं होता। केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। क्या हो जाता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को क्या कर देना, मेल्ट कर देना, या टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ देना, या फिर हो सकता है तुम्हारा बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म करके भाप बना दोगे तो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज है। तो ये है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का सारा पॉइंट। ठीक है, इतना याद रहेगा तो काम बनता जाएगा। अब आ जाता है केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में बहुत सारा प्रॉपर्टी बदल जाता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस ही बन जाता है। तुम देखे थे पीछे जब रिएक्शन हो रहा था तो कुछ नया ही बन जा रहा था, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, कुछ नया ही बन जाता है, बिल्कुल अलग बन जाता है। और ये ज्यादातर केस में इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, ज्यादातर केस में इरिवर्सिबल, मतलब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ज्यादातर केस में इरिवर्सिबल होता है, मतलब कभी कभी रिवर्सिबल भी हो सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल। इसी इरिवर्सिबल का क्या मतलब है, वापस रिएक्शन को उल्टा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जानते हो ना, केमिकल कंपोजिशन था पहले HCl, था पहले NaOH, बाद में बन गया NaCl। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ ना, तो केमिकल कंपोजिशन इसमें चेंज हो जाता है। अच्छा, इसका साइन क्या है, कैसे पता चलता है सर कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो या तो वहां से गैस निकला होगा, या तो कुछ कलर में चेंज हो गया होगा, या तो फिर उसका टेम्परेचर चेंज हो गया होगा, या तो प्रेसिपिटेट बन गया होगा। ये सारा जो साइन है, ये साइन दिखाता है कि आपका कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्ट करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जलने के बाद से तुमको मालूम है गैस का इवोल्यूशन होता है। उसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में केमिकल चेंज होता है। तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज। दोनों को आप अच्छे से लिखेंगे, रटेंगे, तब काम बनेगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सर ये तो हम समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर केमिकल रिएक्शन में चेंजेस जो होते हैं केमिकल चेंज होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज भी एक अलग चेंज है। बात समझ में आया? तो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में अंतर भी हम समझ लिया।
अब हमको समझना पड़ेगा कि जो फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ रहे थे उसमें मेनली जैसे तुम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। अगर केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें ये पांचों काम हो रहे होंगे। क्या हो सकता है सर? या तो हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा होगा वहां से, या तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, या चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, या चेंज इन स्टेट हो सकता है। ये सब चीजें हम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या हो सकता है, कुछ रिएक्शन होते हैं तो हो सकता है कि वहां से गैस निकल रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जिंक रिएक्ट किया किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो निकलता है हाइड्रोजन गैस। आओ रिएक्शन करा के देखते हैं। क्या है बाबू? जिंक, जिंक को लिखते हैं Zn, ठीक है, जिंक को क्या लिखते हैं? Zn। ये रिएक्शन करता है HCl से, ठीक। अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है तो तुम उसको रटोगे, समझ में आ रहा है? सीधा नियम यही है। एग्जाम के समय पे आके तुम बोलोगे कोई कंसेप्ट पढ़ा दीजिए सर, नहीं होता है। वन शॉट लेक्चर में कभी भी आपको नहीं समझाएगा कैसे क्या बन रहा है। आपको कुछ नहीं आता है उसको रटिए, जाके एग्जाम में चेक के आइए, बात समझ में आ रहा है? यही स्ट्रेटेजी होता है लास्ट में। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये है जिंक, ये है HCl। तुमको मालूम है कि मेटल जैसे ही HCl क्या निकाल देगा सर? H+ निकालता है। HCl क्या निकालता है? H+। और जिंक जो है मेटल है, प्लस से रिएक्शन नहीं करेगा, माइनस से रिएक्शन करेगा। तो जिंक के पास +2 चार्ज आएगा। जिंक के पास कितना चार्ज आएगा? +2। देखो जिंक जो होता है, ये होता है जिंक, ये होता है जिंक, इस पे होता है +2 का चार्ज। और ये आ गया Cl, तो ये क्या हो गया? Cl-। अब देखो इसका चार्ज डाल देंगे इसके पैर में और इसका चार्ज डाल देंगे इसके पैर में, तो ये क्या हो गया? Zn। क्या हो गया? Zn। जिंक के पैर में एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। उसी तरीके से क्लोरीन जो है इसी के पास आ जाएगा, और क्लोरीन पे ये वाला चार्ज जाएगा ना, तो क्लोरीन पे इसका चार्ज जाएगा, तो क्लोरीन पे चला गया 2, तो 1 लिखने का कोई मतलब थोड़ी है। तो क्या लिखेंगे? ZnCl2। क्या लिख देंगे? ZnCl2। तो ये बन गया Zn से Cl2। क्या बन जाएगा? ZnCl2। और बेचारा हाइड्रोजन तो अकेला हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? अकेला। तो यहाँ 2 लिखो पहले और तब निकाल दो हाइड्रोजन को। सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है सर। कर देंगे यार, देखो आसानी से कर देंगे रिएक्शन बैलेंस, आराम से हो जाएगा। हाँ देखो ये है Z और ये है तुम्हारा ये। अब ध्यान से देखना तो बाबू, यहाँ Cl 1 है और यहाँ Cl 2 है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। जैसे ही यहाँ 2 लगाते हैं तो काम बन जाता है। लेकिन सर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहां भी हाइड्रोजन 2 है, और जिंक वहां 1 है, 1 है, बैलेंस हो गया। क्या आसान है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सॉर्टेड है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो हमको समझ में आ गया है। अब यहां देखना ध्यान से, क्या बोले? जिंक रिएक्ट करता है किससे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस दिख रहा है। तीर क्यों मारे सर? तीर मारे क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आया? तीर ऊपर की तरफ है मतलब बाहर निकल जाएगा। आया समझ? उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर कोई भी चीज इनसोल्यूबल हो जाता है किसी चीज में, जैसे पानी में कुछ डाले वो इनसोल्यूबल हो गया तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेट। जैसे कि अगर तुम रिएक्शन कराओगे सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से, सोडियम सल्फेट कैसे लिखते हैं सर? सोडियम ऐसे होता है NaSO4, ठीक है, तो ये है सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट, अब बैरियम क्या है? बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम BaCl2, ये क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड हो गया, तो बनता है बेरियम सल्फेट। क्या बन जाता है? बेरियम और सल्फेट बन जाता है BaSO4 बन जाता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट यहाँ पे क्या है? ये हो गया तुम्हारा बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट यहाँ पे तुम्हारा सोल्यूबल नहीं है पानी में, ये पानी में सोल्यूबल चाहे कहीं भी सोल्यूबल नहीं होता, तो क्या बना देता है? प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ होगा, और तुम भी देख भी तो रहे हो, रिएक्शन हो भी तो रहा है। चेंज इन कलर, कई बार कलर में चेंज हो जाता है। देख रहे हो फल वगैरह पकने लगता है, आम वगैरह पकते हुए देखे हो, पहले हरा रहता है फिर लाल हो जाता है, टमाटर पहले हरा रहता है फिर लाल हो जाता है, उसमें केमिकल चेंज हो रहा होगा। तो कई बार तुमको केमिकल चेंज देखने मिलता है जब कलर चेंज हो रहा होता है। जब क्या चेंज होगा? कलर। आओ एक एग्जांपल दिखाते हैं। कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट क्या लिखते हैं? कॉपर सल्फेट कैसा होता है? CuSO4 होता है। क्या होता है? CuSO4। ये रिएक्शन किया Fe से, किससे? आयरन से रिएक्शन कर रहा है। तो आयरन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? बनेगा कौन चीज? ध्यान से देखना, बनेगा ये क्या बनेगा? Fe रिप्लेस कर देगा Cu को, तो Fe क्या बन जाएगा? SO4 बन जाएगा। Cu रिप्लेस हो गया ना, तो Cu क्या बन जाएगा? प्लस में 2 बन जाएगा। तो यहां देखो ये वाला जो देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर का होता है CuSO4। अच्छा, तुमसे कई बार कलर ऑफ द कंपाउंड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि कॉपर सल्फेट जो होता है कैसा होता है सर? ब्लू कलर का होता है। समझ में आया? और बाद में वो चेंज हो जाता है FeSO4 में, जिसका कलर कैसा होता है?
ग्रीन होता है, तो तुमसे बोलेगा कहीं ऐसा बोल देगा कि एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, उसको आयरन से रिएक्शन कराते हैं तो एक ग्रीन कलर का कंपाउंड बन जाता है, ब्लू कलर का कंपाउंड आयरन से रिएक्शन करके बन जाता है फेरस सल्फेट। तो ये ब्लू कलर का जो कंपाउंड है क्या है, तुम्हारा मन वही पे दुखी हो जाएगा, समझ लेना। तो कई बार कलर ऑफ द कंपाउंड पूछ देता है, तो कलर ऑफ द कंपाउंड पे ध्यान रखेंगे कि अगर ब्लू कलर है तो कॉपर सल्फेट है, ग्रीन कलर FeSO4 है। ग्रीन कलर कौन होता है FeSO4, ब्लू कलर कौन होता है CuSO4। लिख के रट के याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कलर ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। चेंज इन द टेम्परेचर देखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर का क्या मतलब है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एब्जॉर्ब करता है, कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है या हीट रिलीज करता है। चूना कभी पानी में डाल के घर रखने के लिए, चूना कभी पानी में डाले हो, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। कारण क्या है पानी गर्म होने का, क्योंकि चूना एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकालता है। बात समझ में आ रहा है, हाँ, टेम्परेचर में चेंज कराया ना, वो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि क्विक लाइम का बात करते हैं, क्विक लाइम माने चूना CaO, ठीक है। क्विक लाइम जब पानी से रिएक्ट करता है तो रिलीज करता है हीट। क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। चूना जब पानी से रिएक्शन करता है तो हीट निकालता है, ठीक है। चेंज इन स्टेट का बात करते हैं, कई बार अपना स्टेट चेंज करता है, फिजिकल स्टेट भी चेंज करता है। जैसे कि जब कैंडल जल रहा होता है तो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है और कुछ पार्ट उसका तो गैस भी बन रहा होता है। बात समझ में आया। तो ये है तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सर, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सुनो, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसको हम देख नहीं सकते, मतलब हम खाली देख सकते हैं उसके अंदर क्या क्या किससे किससे कौन कौन मिल रहा है, ये आंख से तो नहीं दिखता है। उसी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे कि तुम बोल रहे हो कि H मिला O2 से, H मिला O2 से और बन गया H2O, ऐसा तुम बोल रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया H2O बन गया, ये तुम देखने गए हो नहीं, तो फिर कैसे बोल रहे हो। ये सब साइंटिस्ट लोग बताते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देख के तब समझते हैं। लेकिन ऐसे अगर मिलता है तो बनता भी है तो हमको दिखेगा नहीं, मतलब हमको समझ में नहीं आएगा। जो एक्सटर्नल चेंज होता है जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन कलर हो गया, ये सब हमको दिखता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, ये सब हमको दिखता है। लेकिन ये दिखता है, केमिकल इक्वेशन दिखता है, नहीं दिखता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इसमें हम अलग अलग एटम्स को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं। देखो ये हाइड्रोजन का H सिंबल है ना, हाइड्रोजन का H सिंबल ही तो है, ऑक्सीजन का O2 सिंबल ही तो है, तो क्या है, सिंबल है। तो हम क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन में, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को सिंबल के फॉर्म में, अलग अलग एटम को सिंबल के फॉर्म में दिखाते हैं और उसके अलावा उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबॉलिक फॉर्म में। पूरे केमिकल इक्वेशन को, पूरे केमिकल रिएक्शन को एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन। क्या बोल देते हैं उसको, केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आया। बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। देखो बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस का मतलब है कि दोनों, जितना रिएक्टेंट में एटम या है उतना ही एटम किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट में। और अनबैलेंस का मतलब दोनों में अलग अलग होगा। आओ दिखाते हैं, यही अनबैलेंस है। यहाँ O2 दुगो है, उधर O2, देखो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में जितना होगा उतना रिएक्टेंट में नहीं होगा, तो अनबैलेंस। दोनों तरफ बराबर होगा तो बैलेंस। बैलेंस मतलब दोनों तरफ बराबर। इधर देखो 2 होना चाहिए ना, 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 लगा दोगे तो 2 O2 हो गया। अच्छा 2 O2 हो गया, 2 ये हो गया, लेकिन H2 यहाँ 4 है, तो 4 है तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया, 4 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। या H2 लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। बात समझ में आया, क्या करना पड़ेगा वहां पे 2। हाँ तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 2H2, ठीक है, तब जाके काम बन जाएगा। आया समझ। तो ये है तुम्हारा बैलेंस एंड बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है सर, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों साइड। दोनों साइड जब चेक करोगे तो अनइक्वल नंबर ऑफ एटम मिलेगा। बैलेंस का क्या मतलब है, दोनों साइड क्या मिल जाता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम मिल जाता है। बात समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास रिएक्ट कर रहा है उतना ही मास प्रोडक्ट में बनेगा। कोई एक्स्ट्रा मास आएगा कहीं से। अगर मान लो रिएक्शन में 4 लोग जा रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी 4 ही लोग होना चाहिए। इन्हें कि मर गया, गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। मरेगा भी तो बॉडी रहेगा उसका। तो इसमें ये बात है कि जितना मास इधर होगा रिएक्टेंट में उतना ही मास कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट में होना चाहिए। जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब हम केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर, हम दिखा सकते हैं उसमें बहुत सारा चीज। जैसे कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सॉलिड है तो S से दिखाएंगे, लिक्विड है तो L से दिखाएंगे, गैस है तो G से दिखाएंगे, एक्वस होगा तो उसको कैसे दिखाएंगे, AQ से दिखाते हैं। बात समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल बात कर, अच्छा
हीट चेंज दो तरीके का हो सकता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है सर? जिसमें हीट बाहर, एक्सो देखो, एक्सो मतलब होता है बाहर, एक्सो मतलब बाहर, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। देखो थर्मामीटर देखे हो, थर्मामीटर मतलब हीट से रिलेटेड चीज बात कर रहा है, तो थर्मा मतलब हीट याद रखोगे, और एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। एक्सो माने बाहर, इंडो मतलब अंदर। अरे याद करो, अरे रे याद रखो बस, और कुछ नहीं। ये एक्सो हो गया, इंडो हो गया। कंडीशन क्या होता है, कई बार कई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तुम जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला देखे थे, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, कि चूना पत्थर जब डालते थे पानी में तो वो एक्सोथर्मिक था, बाहर निकलता था उसमें से हीट, समझ में आ रहा है। और कई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो हीट को बाहर से सोख लेगा तो ठंडा कर देगा बाहर के एनवायरमेंट को। कंडीशन देखिए, कंडीशन हम क्या दिखा सकते हैं, हीट दिखा सकते हैं, प्रेशर दिखा सकते हैं, कैटलिस्ट दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तुम एक रिएक्शन लिखते थे, किसका लिखते थे तुम? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में तुम लिखते थे कि ऊपर ऐसे तीर मारते थे और तीर पे लिखते थे यहाँ पे सनलाइट। तो सनलाइट जो है ये क्या हो गया, यहाँ पे सनलाइट क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया। सनलाइट रिएक्शन करवा रहा है, तो जो रिएक्शन कराता है वो क्या हो जाता है, कैटलिस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कैटलिस्ट हो जाता है। तो तीर मार के ऐसा मान लो कुछ भी लिख रहे हैं, है ना, तीर मार के मान लो ऊपर लिख दे सोडियम, है ना, तो सोडियम यहाँ पे कैटलिस्ट हो गया। बात समझ में आया? मतलब कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या तुमसे ये पूछेगा? नहीं पूछेगा, बस हम ऐसे ही बता दी, जनरल नॉलेज। ज्यादा जनरल नॉलेज मतलब लास्ट समय है, ठीक है। तो इतना याद रखोगा कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकालेगा, जैसे कि हम रेस्पिरेशन में हीट बाहर निकालते हैं। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट अंदर जाता है, मतलब हीट वो सोखेगा, बॉडी हीट सोखता है। ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हीट अंदर लिया जाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ोगे तो अब देखते हैं क्या है। अब है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मेन 5 टाइप के होते हैं तुम्हारे सिलेबस में, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग पांचों को उड़ा देंगे, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इसमें कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। बना के देखे सर, आइए बनाते हैं। सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, दो लोग रिएक्ट करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अभी तुमको हम दिखाए थे कि H2 जो था वो रिएक्शन करता था O2 से और बन जाता था H2O। दो लोग रिएक्ट किए, बनाए कहीं। अच्छा, बैलेंस करेंगे तो सर क्या होगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा और बैलेंस हो जाएगा। तो देखो कहने का क्या मतलब है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो लोग होते हैं कंबाइन करते हैं और एक बन जाता है। दो लोग होते हैं कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एक प्रोडक्ट बना देते हैं। दो या तीन भी हो सकता है, तीन लोग भी हो सकता है कि कंबाइन करें और एक बना। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं तुमको। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मान लो कि CaO है। क्या है, CaO। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, याद है तुमको ये वाला रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग बोले थे कि H2O से होगा। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, जो तुम घर में डालते हो चूना, वो वाला। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया किससे, H2O से। तो ये क्या बना देगा, CaOH का ट्वाइस। ये इसको बोलते हैं, याद रखोगे, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइन। ये भींगा हुआ नहीं ना है, जिसमें पानी नहीं होता उसको क्विक बोलते हैं। तो ये हो गया क्विक लाइन। पूछता है, रट के रखिएगा क्या क्विक लाइन होता है। और इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन। याद रहेगा, ठीक है। तो CaO रिएक्ट करेगा H2O से, तो क्या बन जाएगा, CaOH का ट्वाइस। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे तो तुमको दिखेगा दूसरा डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकंपोजिशन का मतलब कुछ और सर, डीकंपोज का मतलब होता है तोड़ देना। सुन, डीकंपोजिशन मतलब समझते हो ना, डीकंपोजिशन का क्या मतलब होता है, तोड़ देना। तो यहाँ डीकंपोजिशन हो रहा है, डीकंपोजिशन मतलब टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो बेचारा टूट जाता है, और दो चीज में टूट जाता है, या तो दो में टूटेगा या दो से ज्यादा भी टूट सकता है। अच्छा, डिकम्पोजिशन अलग अलग टाइप का हो सकता है। डिकम्पोजिशन क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप का। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं। थर्मल तुम जानते, थर्मा कहीं देख रहे हो तो हीट समझना। तो हीट के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो तीसरा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन था। ठीक है, तीसरा क्या था, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब सन, सन, फोटो मतलब क्या होता है, सन के प्रेजेंस में।
तो सन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो तोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले थर्मल पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? थर्मल। थर्मल में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं थर्मल को। थर्मल में हम मानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको हम थर्मली हीट करना शुरू करेंगे, मतलब हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट। हीट को कैसे दिखाते हैं सर? ट्रायंगल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ट्रायंगल से। तो हीट को क्या करेंगे? ट्रायंगल से दिखा देंगे। टूटेगा कैसे? ये टूटता है CaO और CO2 में। बात समझ में आया? किसमें टूटता है? CaO प्लस CO2। CaO प्लस कैसे टूटता है? CO2 में। बात समझ में आया? उसी तरीके से ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तार लगा के। बात समझ में आया? कैसे तोड़ेंगे? देखो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? मान लो H2O है, H2O को तोड़ना शुरू करोगे, पानी में हीट करंट दोगे, क्या कर दोगे? इलेक्ट्रिसिटी दोगे। तो यहां पे लिख दोगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाएगा तो ये टूट जाएगा किसमें? H प्लस और OH माइनस। आया समझ? उसी तरीके से अच्छा H प्लस H2 बना सकता है गैस, ठीक है। उसी तरीके से फोटोलाइटिक रिएक्शन, फोटोलाइटिक रिएक्शन में क्या होता है? सनलाइट से टूटता है। जैसे कि मान लो मेरे पास है AgCl, AgCl को अगर तोड़ेंगे हम लोग सनलाइट में, सनलाइट को कैसे डिनोट करते हैं सर? सनलाइट को डिनोट करते हैं हम लोग H और म्यू से, ऐसा। ये है सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ोगे तो क्या टूट जाएगा? ये AgCl टूट जाएगा और बन जाएगा AgCl। हाँ, AgCl2, ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है और बन जाता है कौन चीज? Ag और Cl2। आया समझ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रिएक्शन बहुत आसान है। AgCl जो है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। H2O टूटता है H प्लस OH माइनस आयन में। AgCl है, अलग अलग टूट के अलग अलग बना दिया। कहने का क्या मतलब है कि डीकंपोजिशन भी 3 टाइप का हो सकता है। क्या? 3 टाइप का। एक थर्मल हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है और फोटोलाइटिक हो सकता है। तीनों टाइप का डीकंपोजिशन हो सकता है। तो ये था तुम्हारा डीकंपोजिशन। अब आ जाता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव वाला को लात मार के उसके रिएक्शन से निकाल देता है। बात समझ में आया? क्या करता है? ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम वाले को निकाल देगा। जैसे तुमको एक एग्जांपल पढ़ाए थे हम, CuSO4। क्या पढ़ाए थे? CuSO4। क्या पढ़ाए थे? CuSO4। यहाँ पे CuSO4 रिएक्शन कराते थे हम Fe से, और Fe हम बोले थे कि Fe क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या कर देगा? Cu को लात मार के निकाल देगा और खुद बना लेगा FeSO4 प्लस Cu तो बाहर निकल गया बेचारा, Cu+2 बाहर निकल गया। कहने का क्या मतलब है? इसको रिएक्शन करने का ज्यादा मन था, इसकी ये गर्लफ्रेंड थी, इसको लात मार के इसका गर्लफ्रेंड ये चुरा लिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो दुखी नहीं हो, पहले एग्जाम का तैयारी करो, है ना। तो समझो कि जो लोग ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव वाले लोगों को डिस्प्लेस करने का औकात रखते हैं, कम रिएक्टिव वाले लोगों को हटाने का औकात रखते हैं। तुम भी कम रिएक्टिव रहोगे। अब रिएक्टिव कैसे बनना है? रिएक्टिव बनना है पढ़ के। अगर कम रिएक्टिव रहोगे, नहीं पढ़ोगे तो रिएक्टिव कम हो जाओगे। तो तुम्हारी वाली को भी कोई लात मार के लेके जाएगा, तुमको लात मारेगा, उसको लेके जाएगा, उसको लात नहीं मारेगा। तुम समझो, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दो कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू? दो कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करते हैं और उससे वो आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। आओ दिखाते हैं कैसे। जैसे कि मान लो कंपाउंड क्या होगा? मान लो AgNO3 है। क्या है? AgNO3 है। इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन कर लिया तुम्हारा NaCl से। किससे रिएक्शन कर लिया? NaCl से। तो क्या बनेगा NaCl से रिएक्शन करने के बाद से? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, नमक जो तुम खाते हो। बात समझ में आ रहा है? नमक वाला है ना, जो तुम खा रहे हो, ठीक है। तो खाने में डाल के, तो देखो अब Na प्लस में है और यहाँ पे कौन प्लस में है? देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे बचवा तो क्या दिखेगा तुमको कि प्लस में है ये। गलती हो गई है। हाँ, यहाँ पे अब देखो ये है प्लस में, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करता है। तो AgCl बच गया। तो AgCl क्या करेगा? ये सब आपस में रिएक्शन करेगा। तो क्या बन जाएगा? AgCl। और क्या बन जाएगा सर? AgCl के बाद क्या बन जाएगा? NaNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaNO3। आया समझ? क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। तो इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास। नहीं समझे? ये वाला अक्षय कुमार वाला मीम याद है? ये है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इसका आयन इसके पास, इसका आयन इसके पास, बस अब हो गया, खत्म। लास्ट देखो, लास्ट क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसके बाद से तुम्हारा खत्म। बहुत छोटा चैप्टर है। ऑक्सीडेशन क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन का कोई गेन कर ले तो भी ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन को लूज कर दे। या तो तुम हाइड्रोजन दे सकते हो या तो तुम ऑक्सीजन ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो अच्छा, रिडक्शन क्या होता है सर? रिडक्शन उसका उल्टा कर लो। देखो, एक याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? ये ऑक्सीजन का गेन करता था ऑक्सीडेशन में। देखो, इसका नाम है ऑक्सीडेशन। क्या नाम है इसका? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नाम है तो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। बात समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोस्त दुश्मन है, दुश्मन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या है? दुश्मन है। जहां ऑक्सीजन रहेगा वहां हाइड्रोजन रहेगा नहीं रहेगा। वो वाला बात है कि तुम अगर उससे बात करेगा तो मेरे से बात हम नहीं करना, है ना। तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन क्या बोलता है कि हम ऑक्सीजन को लेंगे तो हाइड्रोजन खुदे भाग जाएगा। हाइड्रोजन बोलेगा नहीं, तो वो रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आ रहा है मतलब ये ऑक्सीजन लेता है, तो किसको छोड़ता होगा सर? हाइड्रोजन को छोड़ता होगा। किसको छोड़ता होगा? हाइड्रोजन को छोड़ता होगा। ठीक। रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन में ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन जैसा नाम नहीं आया, ऑक्सीजन जैसा कुछ नाम नहीं आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन को बिल्कुल नहीं लेगा। तो किसको लेगा सर? हाइड्रोजन को लेगा। तो किसको छोड़ेगा? ऑक्सीजन को छोड़ेगा। बात समझ में आया? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन लेता है, तो क्या छोड़ेगा सर? जो लेता है उसका उल्टा हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन छोड़ देगा। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में हाइड्रोजन लेता है या ऑक्सीजन छोड़ता है। तो किसी भी रिएक्शन में आप देखेंगे कि कहीं वो ऑक्सीजन ले रहा है तो बोला ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन छोड़ रहा है तभी भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ले रहा है रिडक्शन, ऑक्सीजन छोड़ रहा है तभी भी रिडक्शन। बात समझ में आया? तो ये है डेफिनेशन, आप याद रखेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि तुमसे एक और चीज पूछ सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सुनो, अगर तुमसे बोलता है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का क्या मतलब होता है बताओ तो? एलआईसी एजेंट जो होता है वो क्या करवाता है बताओ? बताओ बताओ, सोचो सोचो, है ना। क्या होता है? रुक जाओ, हमको एजेंट लिखने दो तब तक तुम सोचो, है ना बबुआ। एजेंट, ठीक। हाँ, अब बताओ एजेंट क्या करता है? एजेंट जो होता है उसका काम होता है दूसरे का, एलआईसी वाला अपना एलआईसी थोड़ी करा देगा। हम एलआईसी एजेंट है तो अपना एलआईसी करता है, नहीं, दूसरे का कराते हैं। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, अपना रिडक्शन करेगा, दूसरा का ऑक्सीडेशन करा देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी को ऑक्सीडेशन कराता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन दूसरे का कराएगा। क्या कराएगा? हिंदी में लिख दे, समझ जाओगे। ऑक्सीडेशन दूसरे का कराता है, हट रहे, हाँ, दूसरे का कराता है। समझे? क्या कराता है? दूसरे का कराता है। जो एजेंट है वो दूसरे का कराता है ना। अब मैरिज एजेंट है तो अपना शादी करने लगेगा? नहीं, दूसरे का ना शादी करेगा, है ना। अगुआ, बिहार में मैरिज एजेंट नहीं होता है, अगुआ होता है, अगुआ आगे आगे चलता है उसके बाद से रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। तुम बोलो एजेंट है तो क्या करेगा बच्चा? एजेंट है तो खुद का नहीं कराएगा, खुद का नहीं कराएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो दूसरे का रिडक्शन करा देता है। तो दूसरे का रिडक्शन करा देगा, दूसरे का रिडक्शन क्या करा देता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब समझते हो ना, किसी को हाइड्रोजन पकड़ा देगा तो रिडक्शन हो गया, या कर देगा ऑक्सीजन निकाल देगा तो हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो रिडक्शन दूसरे का कराता है। किसको कराता है? दूसरे का कराता है। आया समझ? कराता है। लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ मास्टर है हम, ऐसा लिखते हैं, देखो समझो। ठीक है। तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? सब समझ लिए हो? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब रिएक्शन तुम बोल रहे हो कि कैसा दिखता है सर? अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है ना, तो कई बार उसको रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्स रिएक्शन क्या होता है? उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आते हैं आगे। आगे आओगे तो तुमको बस दिख जाएगा ये कर लोगे तो काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्या है इसमें सर? देखो, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन जो होता है ना, ये हमेशा चलता रहता प्रोसेस। तुमको जान के हैरानी होगा कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट नहीं हुआ होता, मतलब अभी ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया है जिसकी वजह से इवोल्यूशन स्लो हो गया है। अगर ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता तो हो सकता है इवोल्यूशन हमारा और फास्ट होता। शुरुआती दौर में हमारा जो एनवायरनमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, जिसकी वजह से हमारा इवोल्यूशन फास्ट हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन जो है अभी भी हो रहा है बहुत सारी चीजों का। ऑक्सीडेशन मतलब सड़ाना या गलाना या बर्बाद करना उसको,
बात समझ में आ रहा है? जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहा जो होता है सड़ने लगता है पानी के इफेक्ट से आने की वजह से। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और वाटर से, और क्या करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसकी वजह से लोहा कमजोर हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। बात समझ में आ? तो इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे Fe 4Fe प्लस प्लस 3O2। अब बोलोगे कैसे सर, आपको कैसे आ रहा है? तो कोई बात नहीं है, तुम सीधा याद कर लोगे। बात समझ में आ रहा है? सीधा याद कर लोगे। देखो क्या बोले हैं, आयरन तो बिला आयरन, फिर ऑक्सीजन से लिख दिया तो ऑक्सीजन लिख दिए, फिर वाटर से तो वाटर लिख दिए। असली में ये वाला रिएक्शन हम याद किए हैं, ठीक है। तो FeSO कहाँ से आ गया, FeOH का होल थ्राइस, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4। आया समझ में? तो ये रिएक्शन बैलेंस है और हो भी क्या है, ये वाला याद रखिएगा ताकि आपको आसानी से आपका एग्जाम हो जाए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। प्रिवेंशन पढ़ते हैं। प्रिवेंशन में कैसे रस्टिंग से कैसे बच सकते हो, लोहा सड़ने या गलने से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए घर पे पेंटिंग किया जाता है लोहा पे, लोहा का गेट वगैरह पे पेंट कर दिया जाता है ताकि वो रिएक्शन ना कर सके हवा से। बाहर पेंट का लेयर होगा तो वो ना हवा के कांटेक्ट में होगा, हवा के कांटेक्ट में आयरन तो होगा नहीं, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। उसके वजह गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मतलब उस पर किसी चीज का एक लेयर चढ़ा देना, और ऑयलिंग, उस पर ऑयल लगा देना। ये सब तरीका है जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं आयरन का। बात समझ में आया? रेंसिडिटी आपके सिलेबस से कट गया है, इसीलिए रेंसिडिटी नहीं पढ़ना है, तो रेंसिडिटी मत पढ़ो, बाकी सब ये तुम समझ गए हो। तो इस तरीके से क्या होता है, तुम्हारा एक चैप्टर हो जाता है खत्म।